अगर आपको कार्टून पसंद है तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी से। दोनों एक दूसरे के परम मित्र थे। यहाँ तक कि दोनों साझे में खेती करते थे और कुछ लेन देन भी होता रहता था। शेख और चौधरी की मित्रता ठीक वैसी ही थी जैसे कृष्ण और सुदामा की। दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। अरे अलगू भाई, मैं कुछ दिनों के लिए हज पर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए। अरे भाई, तुम निश्चिंत होकर हज पर जाओ। ये समझो कि तुमने बिल्कुल सही हाथों में अपने घर की बागडोर दी है। अरे क्यों नहीं भाई, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मेरे घर की सुरक्षा बिल्कुल अपने घर की तरह करोगे। क्यों नहीं भाई, तुम निश्चिंत होकर हज पर जाओ। इस तरह जब चौधरी भी कहीं बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन को सौंप जाते थे। इस मित्रता की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों बालक थे। जुम्मन के पिता जुमराती दोनों को एक साथ शिक्षा दिया करते थे। साथ शिक्षा पाने के कारण दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी जमीन थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षासी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। अगर ये रोटी खानी है तो खाओ, वरना भूखी ही सो जाओ। सबने तो यही रोटी सब्जी खाकर पेट भरा है। अब तुम्हारे लिए क्या पकवान बनाऊं मैं? बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। इस तरह जुम्मन की पत्नी खाला को रोज कुछ न कुछ सुनाती थी। इसके साथ साथ जुम्मन शेख भी बदल गए। अब बेचारी खालाजान को नित्य ही कुछ कड़वी बातें सुननी पड़ती। कुछ दिन खालाजान ने ये सब सहा, पर जब सहा न गया तो जुम्मन से शिकायत की। अरे बेटा जुम्मन, तुम्हारी पत्नी मुझे रोज बुरा भला कहती है। बताओ इस सब से मैं कैसे निपटूं? अरे खाला, अब 2 खातूनों के बीच में क्या बोलूं? तुम दोनों अपने में समझ लो। इसके बाद कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजर बसर न हो सकेगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। अरे कह तो ऐसे रही हो जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। अरे बेटा, मुझे बस थोड़ा धन ही चाहिए, उतने में मेरा गुजर बसर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा धन तो रास्ते पर गिरा मिलता है। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे मेरा माहवार खर्च नहीं दोगे तो मैं पंचायत करूंगी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसे शत्रु बनाने का साहस कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं। दिन भर बस वही चिक चिक। मैं भी ये हो हल्ला सुनकर परेशान हो गया हूँ। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो।
चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और कहने लगी, बेटा, तुम भी कुछ समय के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? पूरे गांव से तो लोग आएंगे, मेरे ना आने से क्या हो जाएगा? अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का फैसला उनको करना है। ठीक वैसे ही आने न आने का फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ दर्शक के तौर पर। मुझे गवाह मत बनाना, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। लेकिन क्यों बेटा? अरे खाला, तुम्हें तो पता है मेरी और जुम्मन की दोस्ती कितनी पुरानी और गहरी है। अब तुम क्या चाहती हो? इतने साल की दोस्ती तुम्हारे कारण मैं दांव पर लगा दूं? बेटा, क्या दोस्ती टूटने के डर से ईमान की बात न कहोगे? खाला की ये बात सुनकर अलगू जैसे चुपसा हो गया। उसने आगे कुछ न बोला। खैर, अब मैं जाती हूँ, आना न आना तुम्हारा निर्णय है। इसके बाद बूढ़ी खाला वहाँ से चली जाती है, पर अलगू के मन में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या दोस्ती टूटने के डर से ईमान की बात न कहोगे? इसके बाद शाम होती है और पंचायत में लोग आना शुरू हो जाते हैं। पंचायत में जुम्मन शेख और खाला पहले से ही मौजूद थे। कुछ ही देर में पंचायत शुरू होती है, लेकिन सरपंच किसे बनाया जाए, इस बात पर बूढ़ी खाला और जुम्मन शेख में कुछ कहासुनी हो जाती है। खाला जान ने कहा, अरे बेटा, सरपंच ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन। वो हमेशा निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हारे मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच चुनती हूँ। ये सुनकर जुम्मन शेख मन ही मन खुश होते हैं, पर अपनी खुशी छुपाते हुए कहते हैं, मुझे क्या, मेरे लिए तो जैसे दूसरे लोग वैसे अलगू चौधरी। तुमने जिसे चुन लिया है वो मुझे सरपंच के तौर पर मंजूर है। अलगू चौधरी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और इस झमेले से बचने के लिए कहते हैं, खाला, तुम्हें पता तो है ना कि मैं जुम्मन का कितना पुराना दोस्त हूँ और हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन दोस्त के खातिर कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंचों के दिल में खुदा बसता है। वे जो भी बोलते हैं वो खुदा की मर्जी से बोलते हैं। इसलिए तुम्हारे सरपंच बनने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलगू चौधरी सरपंच बनाए जाते हैं और खाला अपना पक्ष उनके सामने रखती है। आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारी सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंच का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलग ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, इसलिए शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा रजिस्ट्री में खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, इसलिए वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से पूछताछ शुरू की।
एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। ये सुनकर जुम्मन शेख भी सोचने लगे। ये अलगू को क्या हो गया? अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेरफेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वो कब की रसातल को चली जाती। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बाजार से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। कल ही मुझे सारी पंचायत के सामने धोखा दिया था और देखो आज उसका फल सबके सामने है। उसने गलत फैसला लिया था, जिस कारण उसे ये सब देखना पड़ रहा है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। मुझे तो लगता है तुम्हारे दोस्त उस जुम्मन ने कुछ करा दिया है, क्योंकि तुमने उसके खिलाफ जो फैसला सुनाया था। मुझे भी लगता है कहीं जुम्मन ने दुश्मनी में आकर इसे जहर न दे दिया हो। अगर उसने ऐसा किया है तो इसकी सजा उसे जरूर देंगे भगवान। अलगू सोचने लगे अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव का गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और शाम को मंडी से गांव में बेचने के लिए नमक मसाला भर लाते थे। समझू साहू ने ये बैल देखा तो सोचा, बैल तो काफी अच्छा है। कम कीमत पर मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। मजबूत बैल है। एक दिन में तो 3 खेपें चल ही जाएंगी, वरना आजकल तो उस मरियल बैल से एक खेप ले जाना भी मुश्किल लगता था। इसके बाद समझू साहू ने चौधरी से मोलभाव किया। देख भाई चौधरी, तेरा एक बैल मर ही गया, अब ये किस काम का। तू एक काम कर, तू मुझे यह बैल आधी कीमत पर दे दे। पर देख, पैसे मैं महीने भर बाद ही चुका पाऊंगा। अभी थोड़ी तंगी चल रही है। ठीक है समझू, मैं तुम्हें ये बैल आधी कीमत पर दे दूंगा, लेकिन अपने कहे अनुसार अगले महीने की पहली तारीख को पैसे दे देना। पैसे देने में आनाकानी मत करना। अरे भाई, कैसी बातें करते हो। बस यह अगले महीने की तारीख आए और तुम्हारे हाथों में पैसों की गड्डी। इसके बाद साहू उस बैल को लेकर अपने घर पहुंचे। समझू साहू को नया बैल मिला तो उन्होंने उससे बहुत काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन में 3-3 और 4-4 खेपे करने लगे। उन्हें न चारे की चिंता थी, न पानी की।
बस काम से मतलब था। जब वे मंडी जाते तो वहाँ बैल के सामने थोड़ा सा सूखा भूसा डाल देते। बेचारा बैल अभी ठीक से आराम भी नहीं कर पाता था कि उसे फिर गाड़ी में लगा दिया जाता। अलगू चौधरी के घर में बैल बहुत आराम से रहता था। उसे कभी कभी ही गाड़ी में जोता जाता था। वह खुशी से उछलता कूदता और दूर तक दौड़ता था। वहाँ उसे साफ पानी, अरहर की दाल, भूसे के साथ खली और कभी कभी घी भी खाने को मिलता था। सुबह शाम एक आदमी उसकी सफाई करता, उसे सहलाता और उसकी देखभाल करता था। वहाँ उसे बहुत सुख और आराम मिलता था, लेकिन यहाँ उसे हर समय काम करना पड़ता था। सिर्फ 1 महीने में ही वह बहुत कमजोर हो गया। इक्के का जुआ देखते ही वह गुस्से से पागल हो जाता था। एक दिन चौथी खेत में साहू जी ने उस पर 2 गुना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका हुआ जानवर अपने पैर तक नहीं उठा पा रहा था, पर साहू जी कोड़े बरसाने लगे। बस फिर क्या था, बैल हिम्मत जुटाकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने चाहा कि थोड़ा आराम कर ले, पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने बड़ी निर्दयता से कई कोड़े मारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति जवाब दे गई। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी न उठ सका। साहू जी ने उसे लातों से बहुत मारा, पर भला मरा हुआ जानवर भी कहीं उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा और सोचने लगे, अच्छा, तो ये बैल मर गया है। मुझे तो पहले से ही उस अलगू पर शक था। जरूर उसने मुझे कमजोर और बीमार बैल दिया था, तभी इतनी कम कीमत ली थी। पर अब ये गाड़ी घर कैसे पहुंचेगी? इसके बाद साहू बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। गाड़ी पर कई बोरे गुड़ और कई बोरे नमक थे, इसलिए उसे छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रात को जागने की ठान ली। साहू जी आधी रात तक नींद को भगाते रहे। अपनी समझ में तो वे जागते ही रहे, पर आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद टूटी और उतरकर गाड़ी को देखा तो साहू जी दंग रह गए। सारे बोरे गायब थे। अफसोस में बेचारे सिर पीटने लगे और पछाड़ खाकर बोले, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आपने तो मेरी जिंदगी भर की कमाई ही लुटवा दी। प्रातःकाल साहू जी दुखी होकर घर पहुँचे। सहुआइन ने जब ये बुरी कहानी सुनी तो अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और उल्टी सीधी बातें करने लगते। वाह, यहाँ तो सारी उम्र की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया। और इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें बिल्कुल मूर्ख समझ लिया है क्या? हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। और अगर मन ना मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीने भर की जगह 2 महीने जोत लो। और क्या लोगे? इसी तरह रोज के झगड़े से बात पंचायत तक पहुंच गई। एक शाम पंचायत होना तय हुआ। शाम को पंचायत बैठी। अलगू चौधरी और समझू साहू आमने सामने खड़े थे। साहू को सरपंच चुनने का अधिकार दिया गया। समझू कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। इसके बाद जुम्मन शेख सरपंच चुने गए। सरपंच का ऊंचा स्थान ग्रहण करते ही
उनके मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, इस वक्त मैं न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के समान होगा। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। सरपंच ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया गया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे लौटाने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बहुत कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया। समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए या नहीं? ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वे रियायत करें या उन्हें सजा दें, ये उनका निर्णय है। ये सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाए। वह मन ही मन जुम्मन को धन्यवाद दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था। पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। ये सुनकर अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।